हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्री पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात की थी, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं। एक्चुअल में आपने देखा ये जो आपकी लाइट होती है उसका नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। और वेव नेचर के ऊपर मैक्सवेल ने अपनी एक वेव थ्योरी दी। मैक्सवेल ने अपनी क्या दी, एक वेव थ्योरी दी। उन्होंने कहा ये जो पार्टिकल यानी कि जो लाइट होती है उसका नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। ये जो आपका लाइट होती है उसका नेचर कैसा होता है, वेव नेचर। जिससे आपको प्रूफ हो जाएगा कुछ ऐसे फिनोमेना हुए जो लाइट के किसके शो कर रहे थे, लाइट के वेव नेचर को शो कर रहे थे। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या शो कर रही थी, लाइट के वेव नेचर को। जैसे हम बात करें डिफ्रैक्शन की, एक और फिनोमेना की स्टडी उन्होंने की, दैट इज डिफ्रैक्शन। उसके बाद कुछ डेवलपमेंट और हुआ, दैट इज रिफ्रैक्शन। कुछ और डेवलपमेंट हुआ, दैट इज इंटरफेक्शन, इंटरफेरेंस सॉरी। ये जो फिनोमेना है ये क्या शो करते हैं, लाइट के वेव नेचर को शो करते हैं। दिस फिनोमेना शो वेव नेचर ऑफ लाइट। ये लाइट के वेव नेचर को शो करते हैं। अब उन्होंने इसकी स्टडी की और ये कह दिया ये जो लाइट होती है उसका नेचर कैसा होता है, वेव नेचर होता है। और उन्होंने वेव के ऊपर एक अपनी थ्योरी भी दे दी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और ये जो आपके देखो EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो डेवलपमेंट है इसकी स्टडी आप कर चुके हो। ये जो आपके 3 फिनोमेना है इसकी स्टडी आप क्लास 12th में फिजिक्स में करोगे। कहां करोगे, क्लास 12th में फिजिक्स में करने वाले हो। अब फिलहाल इसका कोई इंपोर्टेंस नहीं, फिलहाल इसको किस में पढ़ोगे आप, फिजिक्स में पढ़ोगे। लेकिन यहां तक तो ये चीज सही थी भाई, एक्चुअल में ये चीज बिल्कुल ठीक थी। मैक्सवेल ने क्या कहा, पार्टिकल वेव नेचर को करते हैं। लेकिन एक हमारे साइंटिस्ट हुए प्लांक्स भाई साहब हुए थे, उन्होंने क्या किया, कुछ अलग फिनोमेना की स्टडी की। प्लांक्स ने क्या किया, प्लांक्स भाई साहब ने क्या किया, कुछ फिनोमेना की स्टडी की, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लांक भाई साहब ने क्या किया, इन 2 अलग और फिनोमेना की स्टडी की। जिससे उन्होंने देखा ये जो 2 फिनोमेना है ये लाइट का वेव नेचर शो नहीं कर रहे थे, डज नॉट शो वेव नेचर ऑफ लाइट। These 2 phenomena does not show wave nature of light। ये जो 2 फिनोमेना है लाइट का वेव नेचर शो नहीं कर रहे थे, ये लाइट का पार्टिकल नेचर शो कर रहे थे। कौन सा नेचर शो कर रहे थे, पार्टिकल नेचर शो कर रहे थे। तो प्लांक्स ने कहा मैक्सवेल भाई साहब ने जो थ्योरी दी है अपनी वेव नेचर वाली, ये तो ठीक है भाई, लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेना भी हैं जो इसकी वेव थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहे। तो उन्होंने एक अपना भी क्या दे दिया, एक थ्योरी दे दी। उन्होंने क्या दी, एक अपनी थ्योरी दी। अब ये तो आपके फिनोमेना है, इसकी स्टडी हम प्लांक्स कांस्टेंट की थ्योरी को पढ़ने के बाद करेंगे। इन दोनों की स्टडी करेंगे प्लांक्स कांस्टेंट की थ्योरी को पढ़ने के बाद। देखो अब मैं हल्का सा आपको रफ आइडिया देता हूं, ब्लैक बॉडी क्या होती है। देखो ब्लैक बॉडी ऐसा मतलब नहीं कोई काली बॉडी है जिसको आप ब्लैक बॉडी कह रहे हो। एक ये ऐसी बॉडी होती है जो एनर्जी यानी कि जितने भी टाइप की रेडिएशन होती है, ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन आर एब्जॉर्ब और इमिटेड, यानी कि ये जो बॉडी होती है सभी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और इमिट करती है। जैसे आपने देखा होगा एक आयरन बॉल है जिसको आप हीट अप करो, स्टार्टिंग में क्या करो, हीट अप करो। जब आयरन की बॉल को आप स्टार्टिंग में हीट अप करोगे तो इसका कलर होगा डल रेड। क्या होगा, स्टार्टिंग में डल रेड। अब आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क रेड हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। और फाइनली लास्ट में इसका कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। अब ये जो बॉडी है कितने कलर चेंज कर रही है भाई, कई सारे कलर चेंज कर रही है। तो इसको कहते हैं ब्लैक बॉडी, यानी कि जो ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब यानी कि इमिट भी कर सके और उन्हें एब्जॉर्ब भी कर सके। ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड बाय दैट बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन की खासियत होती है वो कई सारे कलर चेंज करती है भाई। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं एक्चुअली में प्लांक्स जो भाई साहब थे उन्होंने अपनी क्या थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी का नाम था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी।
अब हम समझने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यानी कि प्लैंक जो भाई साहब थे उन्होंने क्या थ्योरी दी हमें, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उन्होंने कहा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उन्होंने कहा भाई ये जो आपकी लाइट होती है इसका नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। चलो उससे पहले इस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको पॉइंट बता देता हूं। अब ये किस तरह से पता पड़ता है ये जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर है या फिर इसका वेव नेचर है, हम समझते हैं। अगर सपोज दैट एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं, सपोज दैट 0 से यहां पर वैल्यू मान ली मैंने 10, यहां पर रखी हुई है बॉल, तो बॉल जब आप ऊपर से यहां आएगी तो ये कंटिन्यूअसली मूव करेगी, नहीं करेगी भाई। अगर वेव का जो यानी कि अगर लाइट का कंटिन्यूअसली फॉर्म होगा, लाइट किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होगी, कंटिन्यूअस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होगी, लाइट का फ्लो कंटिन्यूअस हो रहा होगा, तो वो लाइट वेव नेचर शो करेगी। जिस तरह से बॉल आपने ऊपर से फ्लिप की तो ये कंटिन्यूअसली यानी कि सभी पॉइंट्स पर आके मिलेगी, नहीं मिलेगी। ऐसा कोई पॉइंट होगा जिससे बॉल आके ना टकराए, सभी पॉइंट से जाके बॉल गुजरेगी। इसका मतलब क्या है, ये जो बॉल है वो कौन सा नेचर शो कर रही है, कंटिन्यूअस नेचर शो कर रही है। कौन सा नेचर शो कर रही है, कंटिन्यूअस नेचर शो कर रही है, और कंटिन्यूअस फॉर्म में शो कर रही है। कंटिन्यूअस जो फॉर्म में जा रही है तो इसका मतलब होता है वेव नेचर। कोई भी पार्टिकल अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में जा रहा है, लाइक दिस एग्जांपल, दैट शो वेव नेचर। वो कौन सा नेचर शो करता है, वेव नेचर शो करता है। इस तरह से पता पड़ा ये जो कुछ फिनोमेना थे वहां उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, वो जो आपके लाइट थी वो कंटिन्यूअस फ्लो कर रही थी, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा था, तो उसका मतलब उनका वेव नेचर फ्लो हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेना भी होते हैं जो लाइट के कंटिन्यूअसली फ्लो को फॉलो नहीं करते, जैसे सपोज दैट, सपोज यहाँ 8 है, यहाँ आपका 6 है, 4 है, 2 है, ये 0 है। यहाँ पर आपने बॉल को पुश किया, बॉल को हल्का सा पुश किया तो बॉल यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी और फिर यहाँ आएगी। अब आप बताओ भाई ये बॉल किस किस पॉइंट से होकर गुजरी, क्या ये बॉल सभी पॉइंट से होकर गुजरी होगी, नहीं भाई। पहले कहाँ गई 8, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0, तो ये क्या हो गई, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म हो गई। ये क्या हो गया, आप डिसकंटिन्यूअस फॉर्म हो गई, नहीं हो गई। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म का मतलब क्या है, इट्स तो कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर। अगर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म होती है तो वो कौन सा नेचर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर शो करते हैं। आपको समझना है भाई। अगर बॉल जो सभी पॉइंट से होके जाए, वह 10.9 से 9.9, 9.8 सभी पॉइंट से होकर जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका वेव नेचर। तो प्लैंक्स ने देखा ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, उसमें जो आपका लाइट का नेचर था, लाइट जो फ्लो हो रही थी वो किस नेचर से हो रही थी, डिसकंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा था। तो उन्होंने कह दिया इनका नेचर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर होता है। और ये जो पार्टिकल नेचर होता है उसकी वजह से उन्होंने एक अपना थ्योरी भी तैयार की। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, एक हल्का सा आइडिया दे रहे थे हम। देखो उन्होंने कहा ये जो आपकी लाइट होती है, ये जो आपकी लाइट है वो पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है। किसकी फॉर्म में मूव कर रही है, पैकेट्स की फॉर्म में, यानी कि वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मूव करती है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में मूव नहीं करती है। भाई आप ये कैसे कह सकते हो कंटिन्यूअस फॉर्म में मूव नहीं कर सकती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, सपोज ये लाइट है, जब आप उसे देखते हो तो आपको इसका जो मोस्टली लाइट दिखाई देती है वो कंटिन्यूअसली आती हुई दिखाई देती नहीं देती है। आप ये जो आपकी सपोज दैट ये रॉड जली हुई है, एलईडी का बल्ब जला हुआ है, जहां से आपको लाइट कंटिन्यूअसली आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो आपका सन है, जब आप यहां से खड़े होगे तो इसका यानी कि सन का जो लाइट होगी वो कंटिन्यूअसली आती हुई दिखाई दे रही है। तो इन्होंने महाराज ने यानी कि इन भाई साहब ने ये कैसे कह दिया कि लाइट डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आती दिखाई दे रही है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो भाई, उन्होंने कहा ये जो लाइट होती है एक पैकेट की फॉर्म में मूव करती है, लेकिन हमको क्या ऑब्जर्व हो रहा है भाई, लाइट कंटिन्यूअसली आती दिखाई दे रही है। हमको ये तो नहीं पता पड़ रहा है लाइट डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आ रही है। तो उसको प्रूफ किया, देखो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उसको किस समझते हैं, एग्जाम्पल से। सपोज दैट मेरे पास एक गन है, एक मैंने यहां से गन ले ली, ये मेरे पास गन है जिसमें कितनी बुलेट्स आती हैं, 6 बुलेट्स आती हैं, ठीक है। और मैंने यहां पर एक बुलेट प्रूफ ग्लास लगा दिया। क्या लगा दिया, बुलेट प्रूफ ग्लास, जो चाइना का बना नहीं है, मोस्टली इंडिया का। ये बहुत अच्छा ग्लास है, यानी कि अगर यहाँ पर गोली पास होगी, अगर यहाँ पर आके
बुलेट टकराएगी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरह का गिलास है और यहाँ आप खड़े हो गए हो, आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो। जब आपने पहला बुलेट, तो यहाँ पर जैसे ही आपने स्ट्राइक दबाया, जैसे ही आपने स्ट्राइकर दबाया तो क्या होगा भाई, ये जो आपकी बुलेट होगी इसको क्या कह सकता हूं मैं, एक पैकेट कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं मैं, पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या कह सकता हूं इसको मैं, पैकेट ऑफ एनर्जी। प्लांक्स ने कहा था ये जो लाइट होती है वो एनर्जी के पैकेट्स में मूव करती है। किस मूव करती है, बंडल्स में मूव करती है, एनर्जी के पैकेट्स में मूव करती है। मैंने इसको कह दिया, इस बुलेट को जब पैकेट ऑफ एनर्जी, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी अपनी भी, कुछ सर्टेन एनर्जी होगी। जब ये जाला पार्टिकल यानी कि जो बुलेट है इससे जाके टकराएगा तो अपनी सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा भाई, इस ग्लास को ट्रांसफर कर देगा, इस वॉल को ट्रांसफर कर देगा। यहां तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही ये बुलेट यहां से टकराई तो आपको लगा भाई यहां पर आके बुलेट टकराई है, लेकिन आपको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होने वाला क्योंकि ये ग्लास क्या बुलेट प्रूफ है। इस तरह से आपने 1 by 1 6 बार 6 टाइम ये स्ट्राइकर दबाया और 6 टाइम ये बुलेट यहाँ पर निकल के दिखाई दी और आपको ऑब्जर्व हुआ यहाँ से बुलेट्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको लगा भाई कुछ ना कुछ तो गैप होगा स्ट्राइकर दबाने में। पहले एक बुलेट आई, फिर 2 बुलेट आई, फिर 3 बुलेट आई, फिर 4 आई, 5 आई, 6 आई। आपको पता पड़ रहा 1 by 1 बुलेट्स आ रही हैं। बात है समझ में आ रही है। अब मैंने जो क्या किया, अब मैंने एक ऑटोमेटिक मशीन ले ली। एक क्या ले लिया, ऑटोमेटिक राइफल ले लिया। मैंने एक ऑटोमेटिक राइफल ले लिया जो नए जनरेशन का है। देखो हंसना मत, वैसे ये थोड़ा सा ये यानी कि स्ट्राइकर। अब देखो एक्चुअल में इसकी खासियत क्या है, ये वाली इस वाली गन की, ये 200 राउंड करता है भाई। कितने राउंड करता है, 200 राउंड इन 1 सेकेंड। इस बुलेट की खासियत है, सॉरी इस गन की खासियत है, ये क्या करता है भाई, 200 राउंड करता है 1 सेकेंड में। अब देखना ये जो आप खड़े हो यहाँ पर, देखो मैं खड़ा हूं, आप खड़े हो, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जैसे ही इसने स्टार्टर दबाया तो ये जो 1 by 1 ये जो 200 राउंड्स होंगे वो यहाँ आके टकराएंगे 1 by 1। और एक सेकंड में कितने राउंड्स आगे टकराएंगे, यहाँ पर कितने बुलेट्स आगे टकराएंगे, 200 बुलेट्स आगे टकराएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अब आप ये ऑब्जर्व करोगे ये जो बुलेट्स है वो कंटिन्यूस आ रहे हैं। इसका मतलब ये बुलेट्स है उनका फ्लो कंटिन्यूस हो रहा है। अब आपको ऐसा नहीं लगेगा कुछ डिसकंटिन्यूटी आ रही है, एक्चुअल में ये ब्लड्स होंगे कुछ टाइम बाद आ रहे होंगे। पहले एक ब्लड टकराएगा, फिर 2 ब्लड, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से चलता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। लेकिन वो बहुत कम टाइम में हो रहा है भाई, 200 ब्लड्स एक सेकंड में आके टकरा रहे हैं। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको ऐसा लगेगा ये जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली आ रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, वो डिसकंटिन्यूस आ रही है। इसी तरह से ये जो आप लाइट देखते हो ये भी एक पैकेट की फॉर्म में मूव करती है, लेकिन आपको दिखाई क्या देता है भाई, आपको ऐसा दिखाई देता है कि ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है, लेकिन एक्चुअल में ये डिसकंटिन्यूसली मूव कर रही है। ये पैकेट्स की फॉर्म में आती है 1 by 1। ऐसे आपको ब्लड किस तरह से ऑब्जर्व होती हुई दिखाई दी, कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। लेकिन उसी तरह से ये जो आपका लाइट का पार्टिकल होगा जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। फोटोन 10⁻23। यहां पर आप समझो ये जो लाइट होती है उसका जो पार्टिकल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। 23 फोटोन्स पर सेकंड आते हैं। यहाँ पर तो 200 बुलेट्स आई थी और यहाँ लाइट के 10⁻23 फोटोन्स पर सेकंड आते भी कंटिन्यूसली 1 by 1। तो आपको कैसे दिखाई देता है, वो कंटिन्यूसली आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये जो लाइट होती है किसकी फॉर्म में मूव करती है, पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है। यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक्चुअल में प्लांक्स कहना क्या चाह रहे हैं ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। हमको लगता है ऐसा है कि वो कंटिन्यूसली फॉर्म में आ रही है, लेकिन ऐसे में एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो एक पैकेट्स की फॉर्म में मूव आती है, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में मूव करती है, 1 by 1 आती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब 10⁻23 नंबर कितना बड़ा नंबर है, पर सेकंड पार्टिकल आ रहे हैं 1 by 1, तो बहुत आपको फील ही नहीं हो पाएगा ये इसमें डिसकंटिन्यूटी है। आपको लगेगा कंटिन्यूसली लाइट का फ्लो हो रहा है। यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी। और इसी के बेस पर प्लांक भाई साहब ने एक अपनी थ्योरी दी और ये थ्योरी क्या है वो हम लिख लेते हैं। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू प्लांक्स एनर्जी travel in form of a packets, in form of packets।
एनर्जी होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है, किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, पैकेट्स की फॉर्म में मूव करती है, एंड दीज पैकेट्स इज कॉल्ड क्वांटा, एंड दीज पैकेट्स इज कॉल्ड, और इस एक पैकेट को क्या कहते हैं, हम क्वांटा कहते हैं, क्या कहते हैं, इन पैकेट्स को ही हम क्वांटा कहते हैं। बात है समझ में आ गई, लाइट जो किसकी फॉर्म में मूव करती है, पैकेट की फॉर्म में मूव करती है, यानी कि एक सेकंड में 10⁻23 लाइट से पैकेट्स आते हैं भाई, और जिस पैकेट को हम क्या कहते हैं, फोटोन। इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में ये जो आपका पैकेट होगा उसको क्या कहेंगे, हम फोटोन कहेंगे। इन केस ऑफ लाइट पैकेट को क्या कहते हैं, हम फोटोन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एक सेकंड में 10⁻23 फोटोन फ्लो करते हैं भाई, 10⁻23 फोटोन इमिट होते हैं लाइट सोर्स से। यहाँ तक चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हमको देखना है ये जो आपका फोटोन होगा उसका नेचर कैसा होता है और ये क्या नेचर शो करता है। एक दो इसके पॉइंट लिख लेते हैं भाई। ये जो आपका फोटोन होता है वो मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से इन वैक्यूम। तो हम कह सकते हैं फोटोन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है विथ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये जो हमारा फोटोन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। वैक्यूम में जाएंगे तो किससे ट्रेवल करेगा, स्पीड ऑफ लाइट से। लेकिन अगर ये किसी मीडियम में आएगा, यानी कि एयर से सपोज वाटर में जा रहा है, तो इसका जो स्पीड है, इसकी वेलोसिटी है, उसमें चेंज आ जाएगा। किसमें चेंज आएगा, स्पीड और वेलोसिटी में। तो हम कह सकते हैं चेंज इन स्पीड एंड वेवलेंथ। स्पीड और वेवलेंथ में चेंज आएगा। स्पीड ऑफ चेंज इन स्पीड और वेवलेंथ, जहां पर हम लिख लें स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन, यहां से लिख लें हम स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंज इन मीडियम। एक मीडियम से आप दूसरे मीडियम में जाओगे तो ये जो आपका फोटोन होगा उसकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, बट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, रिमेन अनचेंज्ड कह लो। ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी होगी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। वो हम समझने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों होगा। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था E = h/μ। अब देखो एक चीज याद रखो, फोटोन जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है इन वैक्यूम। अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ दोनों में चेंज आएगा, लेकिन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, स्पीड और वेवलेंथ में चेंज आया तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, जिसकी वजह से एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू अब हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन। किसकी बात करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन। प्लांक्स ने कहा ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो क्या होती है समझ लेते हैं। उन्होंने कहा एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये किसकी एनर्जी है, वन फोटोन की। और जैसे ही आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खोलोगे तो ये आ जाएगा E = h/μ। E = क्या आ गया आपका, h/μ। व्हाट मीन्स ऑफ दिस, इट इज E का मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यहाँ पर E क्या है, यहाँ पर आपकी एनर्जी ऑफ वन फोटोन। वन फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h/μ। और यहाँ h क्या है आपका, दैट h इज कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट। ये क्या होता है आपका, प्लांक्स कांस्टेंट। और जिस h की वैल्यू होती है 6.62 into 10⁻⁻34 जूल सेक। बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई, होता है प्लांक्स कांस्टेंट। और ये म्यू क्या होता है, आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ यानी जितनी ज्यादा किसी भी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी क्या होने वाली है, एनर्जी होने वाली है।
और आप इसको ये भी लिख सकते हो इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर हम बात करें सपोज म्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा है, और मैंने आता है आपको जब कोई भी फोटोन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी स्पीड में चेंज आएगा, उसकी वेवलेंथ में चेंज आएगा। जब स्पीड में चेंज आया, वेवलेंथ में चेंज आया, अब यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर देंगे, वो मेंटेन कर लेंगे, यानी कि एक दूसरे से चेंज क्या हो जाएगा, एक्चुअली वो कैंसिल आउट, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आया तो एनर्जी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होती है, इक्वल टू एच म्यू, और म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सी अपॉन लेमडा। मैं आपको उस फॉर्मूले को पहले ही बता चुका हूं। सी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ फोटोन, एंड लेमडा इज वेवलेंथ ऑफ फोटोन, सॉरी वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, कोई भी जो लाइट है वेवलेंथ ऑफ लाइट। या तो ये चीज समझ में आ गई होगी। ये एनर्जी किसकी थी, वन फोटोन की। हम बात करें एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ फोटोन, अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ फोटोन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ एन नंबर फोटोन इज E इक्वल टू, एक फोटोन की एनर्जी है एच म्यू, तो एन नंबर की फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एन एच म्यू, एन एच म्यू। या फिर आप कह सकते हैं इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ फोटोन, और ई क्या है यहाँ पर, एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ फोटोन। यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। और इन फॉर्मूला की हेल्प से आप कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते होते हो और बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक चीज याद रखो, ये देखो चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही है, लेकिन यहाँ से जो कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन आते हैं बहुत डायरेक्ट आते हैं भी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आपको इसको एक्चुअल में ज्यादा डीप में ना पढ़ के इसकी थ्योरी को ज्यादा डीप में पढ़ना है, और इन वाले फॉर्मूले को आपको एप्लीकेबल करना चाहिए। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है, बस थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है, ये आपको ध्यान देना है, थोड़ा लेंथी है वो आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कंपटीशन लेवल में, मेन हो, नीट हो, एडवांस हो, सब में हर बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट आ रहे हैं। इस चीज को आपको बिल्कुल याद रखना है। और चलो इससे रिलेटेड हम कोई तो क्वेश्चन और कर लेते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 100 फोटोन इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज, चलो लिख लो क्वेश्चन। Calculate the energy of 100 photons if wavelength of photon is 2000 angstrom. Calculate energy of 100 photon if वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज 200 एंगस्ट्रॉम। आपको क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, फोटोन का नंबर दे रखा है, पूछा क्या है, एनर्जी, एनर्जी पूछा है। और आप जानते हो एनर्जी ऑफ एन नंबर फोटोन इज एन एच सी अपॉन लेमडा, होता है नहीं होता है। आपको एन की वैल्यू दे रखी है, लेमडा की वैल्यू दे रखी है, और आप जानते हो ये जो आपका फोटोन होता है किस स्पीड से मूव करता है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। तो आपको सी की वैल्यू पता है, और एच क्या होता है आपको कांस्टेंट होता है, जिससे आपकी एनर्जी आराम से निकल आएगी। तो हम कह सकते हैं इक्वल टू एन का मतलब 100 फोटोन्स, एच इक्वल टू क्या होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10⁻³ अब हम बात करेंगे सी, सी का मतलब स्पीड ऑफ फोटोन। यहाँ पार्टिकल क्या है, फोटोन है, और फोटोन की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब ये जो वेवलेंथ है वो क्या दे रखी है आपको, 2000 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। अब आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। अब जब आप 2000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो दैट इज 2000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आप इसको सॉल्व करने के बाद एनर्जी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, बहुत इजीली वैल्यू निकाल पाओगे आप, ज्यादा कुछ नहीं है भाई,
6.62 इंटू 3 इनसे जब हो जाएगा तो ये जाएगा, ऐसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 18, तो अपॉन 20, 10 टू द पावर ये हो जाएगा -16। अब इसको सॉल्व कर लो, अप्रॉक्सीमेट -16 तो आएगा ही आएगा, अप्रॉक्सीमेटली ये भी 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, शायद कंफर्म नहीं है। 10 टू द पावर -16 आपका जूल एनर्जी आ जाएगी। यहाँ तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, जिससे आप क्या निकाल सकते हो, बहुत इजी। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, बस बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम emits 0.5 जूल एनर्जी। यहाँ पर वेवलेंथ कितनी रखी 2000 और एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है भाई, एनर्जी कितनी इमिट हो रही है 0.5 जूल। तो फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन एमिट फ्रॉम द सोर्स, फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट्स दिस सोर्स। इस सोर्स से कितने आपके नंबर ऑफ फोटोन रिलीज हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं, वो आपको बताना है भाई। तो बहुत इजी है, आपको पता होगा E इक्वल टू क्या होगा HC अपॉन लेमडा, सॉरी NSC अपॉन लेमडा, क्योंकि एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ फोटोन क्या होगी NSC अपॉन लेमडा। यहाँ पर आपको E की वैल्यू की पे वो क्या दे रखी है 0.5 जूल दे रखी है। ये क्या है, जितनी एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है। N की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ फोटोन आपको निकालने हैं। H की वैल्यू क्या है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। C क्या होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, क्योंकि फोटोन की बात की है। किसकी बात की है, फोटोन्स की। फोटोन की स्पीड आप जानते ही हो। अब बात कर रहा है किसकी, वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या है यहाँ पर 2000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में करोगे तो क्या आएगा 10 टू द पावर -10 मीटर। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं है भी। यहाँ तक चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू, नंबर ऑफ फोटोन्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ तक चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम देखो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं पावर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आती हैं, पावर से रिलेटेड। हम सबसे पहले एक पावर टर्म की स्टडी कर लेते हैं, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं भाई। हम समझेंगे किस तरह के पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो आपका ये जो पावर होता है वो किसकी इक्वल होता है, एनर्जी अपॉन टाइम की। इसका मतलब हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर का मतलब क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट टाइम। बात आपको समझ में आ रही है। अगर सपोज दैट आपको किसी की पावर दे दी 60 वॉट दे दी, क्या दे दी, जो आपकी पावर की यूनिट होती है वो वाट होती है। पावर की यूनिट क्या होती है आपकी, वाट होती है। आपको जो पावर की यूनिट दे दी है, सॉरी पावर की वैल्यू कितनी दे दी है 60 वॉट दे रखी है। तो इसका मतलब क्या वो समझते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी पर टाइम होता है। अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर टाइम क्या मान लू 1 सेकेंड मान लू, टाइम क्या ले लू मैं 1 सेकेंड। अगर टाइम 1 सेकेंड होगा तो मैं कह सकता हूं P इक्वल टू 60 जूल, यानी कि हम कह सकते हैं 60 जूल पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है। हम कह सकते हैं पावर ऑफ दिस लाइट इज 60 जूल पर सेकेंड। तो ये जो पावर है अब आपकी क्या हो चुकी है 60 जूल पर सेकेंड। तो यहां पर हम एनर्जी क्या ले लेंगे 60 जूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे 60 जूल, और टाइम क्या लेंगे हम 1 सेकेंड। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है। अगर आपसे एनर्जी इमिट पर सेकंड की बात करता है तो आप पावर को किसके इक्वल मानोगे, एनर्जी के इक्वल मानोगे। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा समझ लो, अगर आपसे एनर्जी इमिट पर सेकंड की बात करेगा, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो एनर्जी किसके इक्वल होती है, पावर की इक्वल होती है। क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है आपका, एनर्जी पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, इमिट होगी, वही क्या होगी, पावर होगी। तो आपसे एनर्जी पर सेकंड की बात करता है, एनर्जी इन 1 सेकंड की बात करता, तो आप उसको किसके इक्वल लोगे, पावर के इक्वल लोगे। यहां तक ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। जब एनर्जी पर सेकंड की बात करेगा तो वो जो पावर होगी वो किसकी इक्वल आएगी, एनर्जी की।
चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, देखते हैं किस तरह क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मैनी फोटॉन्स आर इमिटेड पर सेक। अब वो पूछा है पर सेकंड में कितने फोटोन इमिट हो रहे हैं बाई अ 5 मेगावाट, सॉरी 5 मिलीवाट लेजर ऑपरेटिंग एट 620 नैनोमीटर। अब वो कह रहा है कोई भी आप लेजर ऑपरेशन करा रहे हो जिसमें पावर कितनी आ रही है भाई, वी के डब्ल्यू का मतलब क्या है, वॉट, पावर कितनी आ रही है 5 मिलीवॉट आ रही है, और वहां पर उसकी 6 यानी कि 620 नैनोमीटर क्या होगी उसकी वेवलेंथ, ये क्या होगी उसकी वेवलेंथ, लैम्डा कितना गिवन पे आपको 620 नैनोमीटर। और पूछा क्या है हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, क्या पूछा है आपसे, फोटोन पर सेकंड पूछा है। तो इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, प्रेशर यानी कि आपका जो पावर होता है वो क्या होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो आपका फोटोन का नंबर कितना पूछा 1 सेकंड में, तो अगर हम टाइम क्या ले लें 1 सेकंड ले लें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा, और E को हम क्या कह सकते हैं 5 मिली जूल कहेंगे। अब क्या कहेंगे 5 मिली जूल, क्योंकि वाट इक्वल टू क्या होता है जूल पर सेकेंड, W यानी कि दैट इज वाट इक्वल टू क्या होता है आपका जूल पर सेकेंड। जब ये सेकेंड हो जाएगा तो वाट किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये क्या हो गया आपका 1 सेकेंड हो गया, तो वाट किस में कन्वर्ट हो जाएगा जूल में। तो P इक्वल टू E होगा कब, जब 1 सेकेंड के लिए बात होगी। अब आपका जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी 5 मिलीजूल। मिलीजूल का मतलब क्या होता है भाई 5 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल, बात समझ में आ रही है। मिलीजूल क्या होता है 10 टू द पावर -3 जूल हो जाएगा। अब आपको एनर्जी पता पड़ गई तो आप सिंपल निकाल सकते हो, E इक्वल टू क्या होता है NHC अपॉन लेमडा होता है। E की वैल्यू आपको पता ही है 3 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल, N की वैल्यू उसने पूछी है पर सेकेंड, H की वैल्यू आप जानते हो 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। C का मतलब क्या है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, यानी किसकी बात कर रहा है फोटोन की बात कर रहा है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8। जो फोटोन की स्पीड होती है वो क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है, और आपको वेवलेंथ गिवन है कितनी 620 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर ले सकता हूँ उसको भाई मैं, क्योंकि नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर, तो 360 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। आप इसको सॉल्व करके नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो।